नमस्कार, स्वागत है पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। चलिए देख लेते हैं कि आज मंगलवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। तो एक सुस्त शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। एसजीएक्स निफ्टी यहां पर 5% के आसपास की कमजोरी नजर आ रही है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स में भी एक दायरे का ट्रेड ही देखने को मिला है। हालांकि जापानीज मार्केट जो कल की छुट्टी के बाद खुले हैं वहां पर कुछ स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट 162 अंकों की स्ट्रेंथ वहां दिख रही है। लेकिन कॉस्पी स्ट्रेट टाइम्स जो बाकी मार्केट्स खुले हैं वहां पर दायरे का ट्रेड और कुछ सुस्ती ही हावी दिखाई दे रही है। कमोडिटी मार्केट में एक बार फिर से उठापटक है। कल जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखी, लेकिन आज ऊपरी स्तरों से कच्चा तेल हो या फिर सोना चांदी, सब पे दिखाए प्रेशर। क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में, कहां रखनी है नजर, इस सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, गुड टू हैव यू बैक। उम्मीद करते हैं आपकी छुट्टी अच्छी रही। बहुत बढ़िया। बताइए ग्लोबल मार्केट्स में क्या कुछ हुआ है। थोड़ा अच्छे मूड में कल तो दिख रहे थे ग्लोबल मार्केट्स, बट आज हल्का सा मूड बिगड़ा है। कुछ ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं आया है, बट क्योंकि नतीजों के लिहाज से काफी अहम हफ्ता है स्पेशली अमेरिकी बाजारों के लिए, इसलिए आप थोड़ी सुस्ती वहां से बनते हुए देख रहे हैं। हमारे बाजार भी अब उसी पर रिएक्ट कर रहे हैं। हालांकि कल अच्छे पॉजिटिविटी के साथ क्लोज होते हुए दिखे थे हमारे बाजार। हमने देखा था अगर आप दिन की ऊंचाई से देखें तो 600 अंकों की आपने गिरावट आती हुई देखी है। तो काफी वॉलेटाइल सेशन रहा और एंड सेकेंड हाफ में हमने देखा कि अच्छी शुरुआत के बाद बाजारों में मुनाफा वसूली आई है। नैस्डैक और S&P 500 पर भी ऐसा ही कुछ एक्शन आपने बनते हुए देखा है। अच्छे नतीजे आए थे कुछ बैंकिंग नेम्स की, जिसकी वजह से आपने अच्छी शुरुआत देखी। तो गोल्डमैन सैक्स, बैंक ऑफ अमेरिका, दोनों की तरफ से अच्छा प्रदर्शन रहा। पर उसके सामने आज आप नेटफ्लिक्स के नतीजे देखने वाले हैं, जॉनसन एंड जॉनसन के नतीजे आएंगे इस हफ्ते, ट्विटर और कई और दिग्गज कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं। तो उससे पहले बाजार थोड़ा हल्के होते हुए दिखे हैं। साथ ही ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि एप्पल भी अब आने वाले समय में हायरिंग को स्लो कर सकता है। तो हमने देखा है कि ऑलरेडी अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट ने तो कह ही दिया है कि वो अपनी हायरिंग स्लो करने वाले हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों की छटनी भी होने वाली है। टेस्ला भी कुछ लोगों की छटनी करने वाला है। अब एप्पल भी अगर हायरिंग को स्लो करने वाला है तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, वो भी एक संकेत है जिसकी वजह से बाजार का मूड थोड़ा बिगड़ा। एप्पल का शेयर भी करीब 2% नीचे था। तो नतीजे और ये जो रिपोर्ट है, दोनों का अगर आप कॉम्बिनेशन देखें तो उसके बाद बाजार में थोड़ा आपने सुस्ती का माहौल देखा है। हाउसिंग डेटा आने वाला है तो उस पर भी नजर रहेगी। यूरोप का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, तो उस लिहाज से भी देखें तो काफी सारे की इवेंट्स हैं आपके सामने, जिससे पहले बाजार थोड़ा कॉशियस होते हुए आपको दिख रहे हैं। यूरोप में वैसे अमेरिकी बाजार बंद होने से पहले बंद हुए थे तो अच्छी पॉजिटिविटी थी। करीब 1% की तेजी आपने यूरोप के बाजारों में कल देखी है। अब आते हैं कमोडिटी मार्केट में, और यहां पर भी काफी बड़ा एक्शन आपको पिछले कुछ दिनों से होते हुए दिख रहा है, और इसका भी थोड़ा इंपैक्ट बाजार के मूड माहौल पर तो था ही। एक तो जो बाइडेन साहब मिडिल ईस्ट के दौरे से वापस आ गए हैं, कुछ नहीं निकल कर आया। आशा थी कि शायद सऊदी के साथ जो उनके थोड़े रिलेशंस 2 साल में बिगड़े हुए हैं वो बेहतर हो जाएंगे। सऊदी अमेरिका की मांग मान लेगा आउटपुट बढ़ाने की, दाम को कम करने की, बट फिलहाल सऊदी इसके मूड में नहीं है। 3 अगस्त को ओपेक की बैठक है, देखते हैं अगर वहां से कुछ निकल कर आता है कि नहीं। साथ ही एक नई चिंता वापस बन रही है रशिया के सप्लाईज को लेकर। ऑयल सप्लाईज तो ठीक है, वहां पर कुछ ज्यादा इस समय प्रॉब्लम नहीं है, बट गैस सप्लाईज में प्रॉब्लम आपको बनती हुई दिख रही है। गैसप्रॉम जो रशिया की सबसे बड़ी गैस सप्लायर है, स्टेट सप्लायर है, उसने फोर्स मेजर का डिक्लेरेशन कर दिया। यानी कि इस समय की स्थिति वो कह रहे हैं कि काफी खराब हो सकती है, क्योंकि नॉर्थ स्ट्रीम 1 जो वैसे तो मेंटेनेंस के लिए बंद की गई थी 10 दिनों के लिए, वहां से वापस सप्लाई शुरू होने में कुछ देरी आ सकती है। उनके काफी सारे ग्राहक इसकी कंप्लेन कर रहे हैं। तो क्या ऑयल एंड गैस के सप्लाई पर वापस परेशानी आएगी, इसकी एक चिंता बाजार पर हावी होती हुई दिख रही है। इसलिए कल कच्चे तेल में आपने $5 की अप्रिसिएशन देखा। नेचुरल गैस के दाम 1 महीने की ऊंचाई पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। पर बाकी कमोडिटीज में थोड़ा सुस्ती आपने बनती हुई देखी थी, स्पेशली मेटल्स में एंड में फिर थोड़ा एक्शन आते हुए दोबारा दिख रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अब सुस्त हो गया है। तो 109 छूने के बाद वहां से 2% की गिरावट डॉलर इंडेक्स में आ गई है, और इससे बाकी कमोडिटीज में अब आपको मूवमेंट दिख रहा है। सोने में उतना एक्शन नहीं दिखा, बट बेस मेटल्स में कल 2 से 4% की तेजी रही। एग्री कमोडिटीज का कल एक बाउंस बैक होते हुए दिखा है। तो ओवरऑल एक कमोडिटी रिबाउंड बाजार में आते हुए दिख रहा है। कई डिफरेंट फैक्टर्स हैं, बट वो भी एक चीज है जिसका एक्शन पर असर पड़ सकता है। तो एक्शन रहा है भरपूर। अब देखना होगा हमारे मार्केट्स जब आप आज खुलते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं। शुक्रिया दीपांशु वो पूरी डिटेल रखने के लिए। इससे पहले कि आगे बढ़े, देख लेते हैं कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा। तो फिर काफी समय की बिकवाली दिखाने के बाद कैश स्पेस में विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से कुछ खरीदारी हाथ लगी है। 156 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर सामने आया है। घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से भी ऑलमोस्ट 845 करोड़ के आसपास की खरीद दिखी, और एफएनओ स्पेस में भी हमने कुछ हरे निशान का ही, अपटिक का ही कारोबार देखा। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 3000 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर वो निकल कर आया है। तो जिस प्रकार के संकेत हैं, ग्लोबल संकेत हैं, इन सब
को देखते हुए हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर आज तो बड़े ठंडे से ग्लोबल संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो हमारे मार्केट्स के लिए अब कोई रेंज अलग होगी, रणनीति अलग होगी निफ्टी बैंक निफ्टी में? सर गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, मिले जुले संकेत है हल्की सी कमजोरी की तरफ के, क्योंकि कल भारतीय बाजार बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स काफी मजबूती के साथ एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन देने की उम्मीद कर रहे थे। 250 पॉइंट करीबन डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे, लेकिन उसके सामने हम नीचे बंद हुए हैं, लगभग 7500 पॉइंट नीचे। तो जाहिर सी बात है उसको थोड़ा एडजस्ट करने की बाजार कोशिश करेंगे। दूसरा ये कि कच्चा तेल भी $105 पर आया है, तो थोड़ा ऊपर की तरफ आता हुआ दिखा है। वहीं सामने डॉलर इंडेक्स से राहत है थोड़ी सी, और एफआईएस के आंकड़े हमारे बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आपके पास दोनों तरह के ट्रिगर्स है, अच्छे भी और थोड़े कमजोर भी। अब हम कल जहां पहुंचे वो ट्रेडिंग रेंज का हायर एंड है, 16,200 16,300 के पास पहुंचकर बार बार लगता है कि बाजार ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है एक बार फिर से और इंतजार करना पड़ेगा। तो आज कमजोर शुरुआत होगी, और कमजोर शुरुआत होने के बाद 16,050 16,150 ये परफेक्ट रेंज है। यहाँ पर निफ्टी अगर आता है तो खरीदारी डेफिनेटली करनी चाहिए। बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहेगा, तो इस रेंज में डेफिनेटली खरीदारी करें। जितना ज्यादा गैप से खुले उतना जल्दी उतना बेहतर होगा आपके लिए मौका खरीदारी करने का। ऊपरी स्तरों पर 16,350 16,425 वो रेंज है जहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है बाजार, बशर्ते कि आप 16,300 के पार निकल कर टिकते हुए नजर आए। अदरवाइज 16,275 16,300 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज पहले होगी। इसको पार करने पर 350 425 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अपने 10 जुलाई के हाई से थोड़ा सा नीचे की तरफ है, लेकिन फिर भी 35,000 के पार होकर अब ऊपर क्लोजिंग देने के बाद सपोर्ट रेंज बदली है, और सपोर्ट होगा आपके लिए आज 35,025 35,125। इस रेंज में बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी पर हल्की फुल्की रुकावट की जगह जो है वो है 35,475 से 35,550। इसके पार निकलने पर बैंक निफ्टी में फ्रेश मजबूती आती दिखेगी, जिसकी संभावना थोड़ी सी आज कम दिखती है, लेकिन आने वाले दिनों में बन सकती है। जी, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कौन सी रेंज पकड़ के चलनी है और रणनीति क्या होगी। तो बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट अभी भी बरकरार है, बस रेंज पे थोड़ा सा ध्यान देके चलिएगा। 16,050 से 150 ये निफ्टी में आज सपोर्ट रेंज का काम करेगा। अपर बैंड 16,350 से 425 होगी। प्रॉफिट बुक करने की अच्छी खासी रेंज आपको मिल जाएगी। इसी तरह निफ्टी बैंक की भी बात करें तो 35,025 से 125 ये वो रेंज होगी जहां पर आपको कुछ खरीद का मौका मिल सकता है जब मार्केट खुलेंगे, थोड़ा डिप डाउन लेकर अगर खुलते हैं तो। एंड अपर बैंड जो रेजिस्टेंस आज है वो 35,475 से 550 ये एक ऐसी बैंड होगी जिसको पार करना बैंक निफ्टी के लिए थोड़ी दिक्कत का कारण बन सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स इस लेवल पर रहेगी नजर। ब्रॉडर मार्केट्स में तो जान लिया क्या कुछ करना है, लेकिन खबरों के दम पर कहाँ एक्शन रहने वाला है, इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी अरमान स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान गुड मॉर्निंग, जरा बताइए कौन से नतीजों पर आज नजर रहने वाली है, एंड ऑफ कोर्स खबरों के दम पर कहाँ एक्शन रहेगा? जी, सबसे पहले नतीजों पे आ जाते हैं कि आज निफ्टी में किन कंपनियों के नतीजे, जिसमें HDFC लाइफ है, HUL है, उनके नतीजे आने वाले हैं। F&O में आपको अंबुजा सीमेंट, L&T फाइनेंस होल्डिंग, ICICI लुम्बार्ड और पॉलीकैब इंडिया जैसे हैं जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। वेदांता जिनके डिविडेंड पर आज बोर्ड बैठक है। मिंडा इंडस्ट्रीज जो उनके 28.6 करोड़ बोनस शेयर्स हैं, आज से उनकी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। स्टील स्ट्रिप विल्स जो नतीजे और उसके साथ साथ स्टॉक स्प्लिट पर आज बोर्ड बैठक है। कुछ एक्स डेट्स हैं जिसमें HCL टेक्नोलॉजीज इंटरिम डिविडेंड 10 का, फेडरल बैंक फाइनल डिविडेंड 1.8, करूर वैश्य बैंक डिविडेंड 1.6 और रेनेजेंस ग्लोबल जिनका स्टॉक स्प्लिट है। अब नतीजों पर नेल्को पर ध्यान रखिएगा, जिनके जो नतीजे हैं वो मिक्स्ड आते हुए दिखे हैं और मार्जिन्स में हमें डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। आय तो आप देखेंगे आय लगभग 48% बढ़कर आई है, पर जो मार्जिन्स हैं वो मार्जिन्स 22% से कट कर 18.4% पर आते हुए दिखे हैं। हालांकि जो मुनाफा है, मुनाफे में भी आपको लगभग 7% की बढ़ोतरी देखी गई है। अब आलोक इंडस्ट्रीज पर भी जो नतीजे हैं वो मिक्स्ड आते हुए दिखे हैं। आय हालांकि 56% बढ़कर आई है, पर अगर आप घाटा देखेंगे तो घाटा लगभग 98 करोड़ से बढ़कर लगभग 142 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। एविएशन स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि DGCA का जो प्राथमिक जांच के बाद उन्होंने आदेश दिए हैं कि सभी मामलों का कंप्लायंस सभी को 28 जुलाई तक सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये पाया है कि कई एयरलाइंस तकनीकी खामियां हैं जो उनकी सही रिपोर्टिंग नहीं कर रही है। पतंजलि फूड्स पर ध्यान रखिएगा, जिसमें तेलों की जो MRP है उन्होंने 6 से 10 रुपए प्रति लीटर कटौती करी, और आपको मैं बता दूं पहले भी इन्होंने MRP पे पहले 30 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर चुके थे वो।
ट्यूब इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप ध्यान रखिए कि जो इनकी एक सब्सिडरी है वो IPL टेक इलेक्ट्रिक में लगभग 65% हिस्सेदारी जो है वो खरीदने वाली है और वो लगभग 245 करोड़ के आसपास खरीदने वाली है और बोर्ड ने अतिरिक्त 150 करोड़ डालने की भी मंजूरी दे दी है। इंडसइंड बैंक जो इनके बोर्ड है उन्होंने मंजूरी दे दी है कि जो प्राइवेट प्लेसमेंट है उसके जरिए 20,000 करोड़ जुटाने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। पराग मिल्क फूड्स पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जो 113 करोड़ तक के जो प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं जारी करने को मंजूरी मिल चुकी है। और अंत में हीरो मोटोकॉर्प पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो प्रीमियम सेगमेंट में इनकी X+200 वो जो एडिशनल मोटरसाइकिल है वो लॉन्च कर दी है। उसी के साथ साथ आज जो है एथर एनर्जी नई 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च करेगी। ओके अरमान, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि खबरों के दम पर कहां कहां रहेगा एक्शन। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग से करेंगे शुरुआत। जिंदल स्टील पे आज खरीदारी की रिकमेंडेशन इनकी तरफ से निकल कर आ रही है। स्टॉप लॉस 215 का लगाना है, 232 का टारगेट रहेगा। आपको बता दें कि जिंदल स्टील हिसार यहां पर जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो 222 रुपए के आसपास का था। अब आते हैं आनराठी सिक्योरिटीज की रिकमेंडेशन की तरफ। इंडिया मार्ट यहां पर खरीदारी की सलाह निकल कर आ रही है। स्टॉप लॉस 3,990 का, टारगेट 4,240 का। और अंत में सेंट्रम ब्रोकिंग इनकी तरफ से 2 स्टॉक्स की रिकमेंडेशन है। बजाज फाइनेंस खरीद के चले, स्टॉप लॉस 6,010 का, टारगेट 6,150 का आपको स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। और ऑटो मेजर बजाज ऑटो पे भी खरीदारी की सलाह निकल के आई है। 3,940 का स्टॉप लॉस है, 4,100 का टारगेट आपको इस स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, क्या रणनीति आपको अपनानी है, किन शेयरों पर, सेक्टर्स पर फोकस करके चलना है। इस सब पर विस्तार से करेंगे बात। kiranjadhav.com के आशीष केलकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले तो बता दीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी खासा दमखम दिखा, क्लोजिंग अच्छे लेवल्स पर हुई। आज भी क्या खरीद का मौका मिलेगा या थोड़ा रुकना पड़ेगा? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। मैं मानता हूं कि आज थोड़ा वेट एंड वॉच पॉलिसी अपना के कुछ लेवल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। निफ्टी की अगर हम बात करें तो थोड़ा फ्लैट से लेके नेगेटिव बायस के साथ निफ्टी खुलने की संभावना दिखाई दे रही है। और 16,200 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा जिसके नीचे थोड़ा बिकवाली हावी होते हुए दिखाई देंगे। अगर किसी ने कल लॉन्ग पोजीशंस ली है तो उनके लिए स्टॉप लॉस 16,200 के नीचे का होना चाहिए। और फ्रेश पोजीशन निफ्टी में अगर हमें लेनी है तो जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 16,310। 16,310 के ऊपर अगर हम निकलते हैं, वहां पे थोड़ा वक्त बिताते हैं तो खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर मैं मानता हूँ वापस 16,425 और 16,500 के लेवल आते हुए दिनों में देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं पुट कॉल रेशो की बात करूं तो पुट कॉल रेशो थोड़ा ज्यादा महंगा हो चुका है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कॉशियस व्यू लेना चाहिए निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो मैं मानता हूँ 35,000 के नीचे ही थोड़ी बिकवाली हावी होते हुए हम देख पाएंगे। थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ मुझे बैंक निफ्टी में ही दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ 35,500 और 35,600 के इमीडिएट रेजिस्टेंस चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। नेहा जी, ओके, चलिए आपने ये तो बता दिया कि निफ्टी बैंक निफ्टी में रणनीति किस प्रकार की अपनानी है। काफी सारे नतीजे आज आने वाले हैं। निफ्टी की कंपनियों की बात करें तो HUL, HDFC लाइफ, ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनका इंतजार बाजार को रहेगा। FMCG स्पेस बीते हफ्ते तक अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन कल पूरे निफ्टी FMCG की बात करें या द बिग बॉयज ऑफ FMCG सेक्टर, यहां पर कल हमने सुस्ती हावी होते हुए देखी। HUL भी कुछ कमजोरी लेकर बंद हुआ है। नतीजों से पहले आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, अगर HUL की बात करें तो HUL में हमने एक अच्छा खासा रैली देखा है और कल इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिखाई दिया है। मैं मानता हूं कि अगर HUL में किसी ने लॉन्ग पोजीशंस ली है तो डेफिनेटली बनाए रखिए, क्योंकि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन है। कंज्यूमर इंडेक्स ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी पिछले हफ्ते के एंड में दिया है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तो इसमें एक अच्छा खासा ये मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आज और कल और आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। HUL की स्पेसिफिकली बात करें तो मैं मानता हूँ अभी भी होल्ड करके चलना चाहिए। जिनके लॉन्ग पोजीशन है 2500 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाने की मेरी सलाह होगी। 2490, 2495 का स्टॉप लॉस लगाए। और अगर किसी को फ्रेश पोजीशन लेनी ही है, मैं मानता हूँ थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि कॉल ऑप्शन राइटर ने 2600 के लेवल पे करीब 6 लाख शेयर्स बेचे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकलते ही फ्रेश लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने की सलाह होगी। ओके, आपने टारगेट क्या बताया? आपने कहा 2490 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट आगे?
जिनकी ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है वो तो डेफिनेटली बने रहे। हाँ। पहला रेजिस्टेंस 2600 के आसपास है, इसके अच्छा। ऊपर निकलते ही ऊपर के टारगेट खुलेंगे और उस केस में 2680 का पहला लक्ष्य रहेगा। ओके, पॉइंट टेकन। साथ ही एचडीएफसी लाइफ, इस पर भी अपनी राय दे दीजिए। एनबीएफसी सेक्टर हाल फिलहाल में अच्छा प्रदर्शन रहा है, एचडीएफसी लाइफ कल ऊपर बंद हुआ है, तो यहाँ पे क्या सलाह होगी आपकी? यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करने की सलाह अभी फिलहाल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक करेक्टिव मोड में है और नीचे की तरफ एक बेस फॉर्मेशन 530 के आसपास है। 530 के नीचे ये स्टॉक और खराब हो सकता है। फ्रेश पोजीशन 550 के ऊपर ही इनिशिएट करने की सलाह होगी। ठीक है। साथ ही इस मार्केट में आपकी बेस्ट पिक्स कहाँ से आज आ रही हैं? एक खरीदारी करने का ये स्टॉक है और एक बिकॉली का। पहले खरीदारी करनी चाहिए नौकरी के फ्यूचर में। खरीदारी करने का बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम खरीदारी करेंगे तो स्टॉप लॉस 3950 का लगाएंगे। पोजिशनल कॉल रहेगा ये। अगले 2 से 3 दिनों में 4200 का लक्ष्य इस स्टॉक में आता हुआ दिखाई देगा। बिकॉली करना है पीवीआर के फ्यूचर में। बिकॉली करेंगे तो स्टॉप लॉस 1932 का लगाएंगे। पहला लक्ष्य 1890 का, दूसरा लक्ष्य 1875 का। ओके आशीष जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज के मार्केट में कहां कहां रखनी है नजर और कैसे कमाई की जा सकती है। इन्फो एज फ्यूचर्स में खरीदारी करके चले और पीवीआर फ्यूचर्स यहां पर शॉर्ट की रिकमेंडेशन आशीष केलकर जी की तरफ से आती हुई। कमोडिटी बाजार का रुख करते हैं, समझ लेते हैं कि यहां पर आपको कमाई का मौका किस प्रकार से मिलने वाला है। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। अजय जी, कल अच्छा खासा बाउंस बैक हमने देखा, खासतौर से एनर्जी और मेटल स्पेस में। जरा बता दीजिए कि कच्चे तेल पे अब क्या रणनीति होगी, गिवन द फैक्ट कि फिर से ऊपरी स्तरों से थोड़ा प्रेशर हावी हो रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहा पूरे कमोडिटी के लिए, बिकॉज पहला चीज है डॉलर इंडेक्स में जिस ढंग से गिरावट आई थी, ये एक कारण था जिसकी वजह से हमने पूरे कमोडिटी में जंप आते हुए देखा। कच्चे तेल में अभी भी वीकनेस थोड़ा सा देखना मुश्किल है, बिकॉज जिस ढंग से हमने देखा था यूएस प्रेसिडेंट का जो विजिट था मिडिल ईस्ट का, उसमें उम्मीद लगाई जाती है कि काफी आउटपुट बढ़ सकता है, बट ऐसा कुछ एश्योरेंस नहीं आने की वजह से कल हमने एक जंप भी आते हुए देखा। तो कल की तेजी के बाद थोड़ा पुल बैक जरूर दिखा रहा है, बट अगले 2-3 दिन का जो व्यू है वो थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, क्योंकि 8000 का लेवल वापस ब्रीच कर चुका है एमसीएक्स पे। तो आई थिंक 8050 के पुल बैक पे एक बाय करके चला जा सकता है। 8300 का इमीडिएट टारगेट रहेगा कच्चे तेल में। और नेचुरल गैस में क्या करें? महीने भर के हाइस पर ये भी है $60 का फिर से टेस्ट किया है, तो खरीदारी बनती है आज नेचुरल गैस? बिल्कुल, नेचुरल गैस की अगर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा जर्मनी एंड रशिया का रिलेशन कैसे क्या आगे मूव होता है। मेंटेनेंस का एक कंसर्न है जरूर, जिसकी वजह से ओवरऑल पॉजिटिव चार्ट पे भी अगर देखें तो डोमेस्टिक मार्केट पे भी अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो आई थिंक नेचुरल गैस के अंदर भी बाइंग इनिशिएट करके चलिए। हायर साइड में मुझे लगता है प्राइजेस जिस ढंग से मूव कर रहा है 600 तक के भी लेवल हम आने वाले 1-2 सेशन में देख पाएंगे। आज प्योरली अगर इंट्राडे की बात करें तो कल की रैली के बाद थोड़ा पुल बैक अगर 575 के करीब मिलता है तो लेके चलिए, 600-620 तक का टारगेट रहेगा। बुलियन में क्या राय बन रही है? वैसे तो कल स्ट्रेंथ लेके डोमेस्टिक मार्केट में हमने वायदा में क्लोजिंग देखी है, बट इज द स्ट्रेंथ हियर टू स्टे? क्या लगता है, क्या करें? राइट नाउ जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में थोड़ा पुल बैक दिखा रहा है तो इट इज वेरी मच क्लियर कि 1700 का लेवल प्राइजेस कंसोलिडेट कर रहा है। तो आई थिंक जब तक फेड का जो रेट हाइक 27 तारीख को है, जब तक क्लियरिटी नहीं आता, प्राइजेस आर बी देयर इन रेंज ऑफ 1690 टू 1720। कल भी हमने देखा 1720 के करीब जाने की कोशिश की, बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो डोमेस्टिक मार्केट पे रुपी वीकनेस इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट, रुपी आगे कैसे फॉलोअप करता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाई, क्योंकि ऑलरेडी जो 50,000 का बेस हमने एक बनते हुए देखा है, तो आज के लिए 50,150 के करीब लेके चलिए। अपसाइड लिमिटेड रहेगा, बट 50,650 तक का लेवल मिलेगा। चांदी में जो बड़ा इरोजन हमने पिछले हफ्ते देखा था वो कहीं ना कहीं एक बेस क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक 55,400 के स्टॉप लॉस से लेके चलिए, 56,500 तक का एक हायर साइड में जंप देख पाएंगे। अच्छा, मेटल्स में जो कमबैक है, क्या अब आपको भरोसा है इस पे कि अब यहाँ से खरीदारी की जा सकती है? देखिए, भरोसे से बेटर अगर हम नंबर्स पे देखें, जिस ढंग से हमने देखा है कि मार्केट टेक्निकली काफी ज्यादा ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है। चाइना जिस ढंग से कोशिश कर रहा है बार बार में इकोनॉमी को रिफॉर्म करने की, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस के लिए सफर। तो एक तरह से हम 3-4 दिन से देख चुके हैं कि 600-620 का एक अच्छा क्रिएटेड सपोर्ट दिखा रहा है। तो आई थिंक गुड साइन ऑफ रिकवरी है, बट हायर साइड को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आई थिंक उसी को एक लिवरेज करके लिया जा सकता है 626 पे। हायर साइड में 635-636 का इंपॉर्टेंट रजिस्टर अगर ये ब्रीच करता है तो शॉर्ट कवरिंग और प्रबल रहेगी, जो 670 भी दिखा दे। बट टाइमिंग मुझे लगता है आउट ऑफ ऑल जो हमने वॉर्स देखा है उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं बेस क्रिएट करा है पूरे बेस मेटल में।
ओके, चलिए केडिया जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री स्पेस में आज क्या रणनीति अपनानी है और कहां आपको कमाई का शॉर्ट मौका मिलेगा। और आपको बता दें कि जी बिजनेस और मोतीलाल ओसवाल आपके लिए लेकर आ रहा है कमोडिटी मार्केट का सबसे बड़ा कॉन्क्लेव। जी हां, इस कॉन्क्लेव में एक ही मंच पर होंगे इंडस्ट्री के दिग्गज, बड़े पॉलिसी मेकर्स और कमोडिटी मार्केट के ढेरों ट्रेडर्स। तो 22 जुलाई यानी कि आने वाले शुक्रवार को मिलते हैं मुंबई में। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बस आपको इतना करना है कि ZB, जी बिजनेस का शॉर्ट फॉर्म ZB लिखकर स्पेस दीजिए, अपना ईमेल आईडी लिखिए, शहर का नाम लिखिए और बस SMS कर दीजिए 57575 पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात FIR यानी FII माफ कीजिए FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। देख लेते हैं कि इन शेयरों पर विदेशी ब्रोकरेजेस की तरफ से FIR दर्ज की है। JSW एनर्जी जेफरीज खरीद की सलाह दे रहे हैं 310 के टारगेट के साथ। JSPL पर मैक्वेरी न्यूट्रल स्टैंस लेके चल रहे हैं, लक्ष्य घटा दिया, 381 का अब नया लक्ष्य है। SBI लाइफ पर क्रेडिट स्विस न्यूट्रल आउटलुक दे रहे हैं, टारगेट 1040 का है। तो नोमुरा की खरीद की सलाह है 1525 के टारगेट के लिए। HUL पर नोमुरा की खरीद की सलाह है 2575 के टारगेट के लिए। भारतीय एयरटेल पर क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म का स्टैंस लेके चल रहे हैं 900 के टारगेट के साथ। L&T पर नोमुरा की खरीद की सलाह है 1995 के टारगेट को लेकर। वहीं एशियन पेंट्स की बात करें तो नोमुरा इसमें अपना न्यूट्रल स्टैंस बरकरार रखे हुए हैं 2950 का टारगेट लेकर। टाटा कंज्यूमर नोमुरा की खरीद की सलाह है। डिवीज लैब पर अब ब्रोकरेजेस की राय रखते हैं आपके सामने। जेफरीज अंडर परफॉर्म का स्टैंस बरकरार है, टारगेट काटा है इन्होंने 3332 का नया टारगेट है। HSBC बाय की रिकमेंडेशन टारगेट बढ़ाकर 4665 कर दिया गया है। अपोलो हॉस्पिटल पर जेफरीज खरीद की सलाह दे रहे हैं, टारगेट बढ़ा दिए 4461 से बढ़ाकर अब इसे 4583 कर दिया। HSBC खरीद की पोजीशन बरकरार है, टारगेट भी बढ़ा दिया है 4810 का नया टारगेट। सन फार्मा पर जेफरीज बाय की पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं, टारगेट बढ़ा दिया 1020 का। और अंत में HSBC बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं सन फार्मा पे, इनफैक्ट बाय की पोजीशन बरकरार है, टारगेट बढ़ा दिया है 1055 कर दिए। चलिए पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा आप जी बिजनेस के साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।